हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने क्वेश्चन 1 ऑफ नवंबर 2018 का वीडियो देख लिया होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन 2 ऑफ द नवंबर 2018 exam paper. If you're watching my video for the first time, I am CA Preeti Agarwal and we are revising the concepts by solving the past exam question papers. So students, let's get started with today's first question, and for that you need to revise section 139 subsection 2 of the Companies Act. हमने ये पहले भी किया हुआ है, टर्म ऑफ ऑडिटर. चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. Individual can be appointed as an auditor for one term of 5 years. अच्छा, 5 years खत्म हो गए, उसके बाद क्या? उसके बाद आपको 5 years का कूलिंग पीरियड लेना पड़ेगा. फिर उसके बाद वही इंडिविजुअल को हम दोबारा से उसी कंपनी में एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं. अच्छा, फर्म अगर अपॉइंट करनी होगी तो इफ़ यू वांट टू अपॉइंट फर्म एज एन ऑडिटर, देन द फर्म कैन बी अपॉइंटेड फॉर 2 terms of 5 years ईच. तो एक टर्म 5 years की, फिर दोबारा से आप उसको 5 years के लिए अपॉइंट कर सकते हो. टोटल यू कैन अपॉइंट द फर्म फॉर 10 years. अच्छा, 10 साल खत्म हो गए, उसके बाद क्या? कूलिंग पीरियड रखना पड़ेगा आपको 5 years का. वो कूलिंग पीरियड में आप उसी फर्म को अपॉइंट नहीं कर सकते. अच्छा, आप एक ऐसी फर्म को भी अपॉइंट नहीं कर सकते जिसमें आउटगोइंग फर्म का पार्टनर हो, कॉमन पार्टनर हो. क्या 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 मैंने क्या बोल दिया? वो कूलिंग पीरियड में हम ऐसी फर्म को अपॉइंट नहीं कर सकते जिसमें, मैंने लिखा है देखो नीचे, इनकमिंग ऑडिटर और आउटगोइंग ऑडिटर में एक कॉमन पार्टनर हो. जैसे देखो वहाँ पर SM कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इज एन ऑडिट फर्म. उसमें मिस्टर M चार्टर्ड अकाउंटेंट इज द पार्टनर. मिस्टर M एक और फर्म में भी पार्टनर है, जैसे ML एंड कंपनी. ओके, सो मिस्टर M इज अ पार्टनर इन 2 firms. हो सकते हैं ना, SM एंड कंपनी, ML एंड कंपनी. अच्छा, SM एंड कंपनी इज द करंट ऑडिटर. अब उनका टर्म खत्म हो गया तो वो आउटगोइंग हो गए, वो जा रहे हैं अपना कूलिंग पीरियड की तरफ. वो कूलिंग पीरियड में हम सोच रहे हैं कि अब 5 साल के लिए ML एंड कंपनी को अपॉइंट किया जाए. नहीं कर सकते, क्योंकि आउटगोइंग और इनकमिंग ऑडिटर्स में एक कॉमन पार्टनर है मिस्टर M. क्यों नहीं कर सकते ये? लेकिन बिकॉज वी वॉन्ट टू इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर. देखो, रोटेशन के पीछे एक ही लॉजिक है. कोई नया ऑडिटर आएगा, नए आइडियाज़ लेकर आएगा. जो पिछला ऑडिटर नहीं फाइंड कर सका, शायद वो कर पाए. जो पिछले ऑडिटर्स ने अगर कुछ गलत किया हो तो ये फाइंड कर ले. सो वी वॉन्ट एन इंडिपेंडेंट पर्सन टू कम एंड ऑडिट. ठीक है, तो ये बात एक कॉमन है, वो याद रखनी है आपको. चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. मिस्टर M इज़ अ पार्टनर इन SM एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. वही एग्जाम्पल है, मैंने डिस्कस किया था आपके साथ. ही इज़ ऑल्सो अ पार्टनर इन ML एंड कंपनी. तो देखो मैंने यहाँ पर कैसे लिखा है, मिस्टर M SM एंड कंपनी में पार्टनर है, और वही M ML एंड कंपनी में भी पार्टनर है. SM एंड कंपनी, दे आर स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ मेसर्स ग्लोबल लिमिटेड. इट्स अ लिस्टेड कंपनी, तो लिस्टेड है इसीलिए रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स की जो प्रोविजन है, टर्म, वो अप्लाई होगी. फॉर द पास्ट 7 years. अच्छा, तो वहाँ पर लिख देते हैं, हम ये फैक्ट ऐड कर देते हैं. SM एंड कंपनी इज द ऑडिटर फॉर द लास्ट 7 years. ठीक है. एज ऑन 1/4/2018, मतलब 1/4/2018 को उसे 7 साल कंप्लीट हो गए हैं. एडवाइस फॉर हाउ मेनी मोर ईयर्स SM एंड कंपनी कैन कंटिन्यू एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी. अच्छा, अभी SM एंड कंपनी को ऑलरेडी 7 years हो चुके हैं. कौन सी डेट पे? 1/4/2018 पर. 7 साल हो गए हैं, इसका मतलब वो फर्म कब अपॉइंट हुई होगी? 7 साल अगर हम बैक जाएं, 1/4/2011 को ये जो फर्म है मस्ट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी. 1/4/2011 को तो ये कंपनीज एक्ट ही नहीं था. 2013 के जो प्रोविजंस थे वो तो थे ही नहीं. कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस बोलते हैं, वहीं पर इंट्रोड्यूस हुआ था रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स. लेकिन जब ये फर्म अपॉइंट हुई थी तभी रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स के तो प्रोविजंस थे ही नहीं.
बाद में जाके कंपनीज एक्ट 2013 में क्लैरिफाई किया गया था कि ये जो भी आप टर्म कैलकुलेट कर रहे हो ना, इसमें वो टर्म भी इंक्लूड किया जाएगा जो आपने सर्व किया है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। तो इसका मतलब है कि अब वो फर्म 7 साल कंप्लीट कर चुकी है। हम ये नहीं देखेंगे कि जब अपॉइंट किया था तब तो ये प्रोविजंस एप्लीकेबल ही नहीं थे, बिकॉज दीज प्रोविजंस विल इंक्लूड, जो भी हम कैलकुलेट करें, दे विल इंक्लूड द टर्म विच ही हैज़ ऑलरेडी सर्व्ड एज एन ऑडिटर। तो 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब 10 साल मैक्सिमम कर सकती है ऑडिट, तो कितने बाकी रह गए? ओनली 3 years, so it can continue as statutory auditors for another 3 years. ये कहाँ पर लिखा है? This is written in Rule 6 of the Companies Audit and Auditors Rules 2014. तो हम कैसे फ्रेम करेंगे, ये आंसर लिखेंगे कैसे? सबसे पहले तो हम प्रोविजंस लिखेंगे ऑफ सेक्शन 139(2), जहाँ पर हम टर्म ऑफ ऑडिटर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड फॉर 5 years, फर्म कैन बी अपॉइंटेड फॉर 2 terms of 5 years each. After that, they need to maintain a cooling period of 5 years. For calculating the term, we will also include the period for which they have served before the commencement of the Companies Act 2013. फिर आप क्वेश्चन आंसर करना शुरू करोगे। देखो, सिर्फ 4 marks का क्वेश्चन है, आपने उतनी थ्योरी लिखी, दैट इज सफिशिएंट, क्योंकि हर सब क्वेश्चन के लिए 2 marks की अगर मैं वेटेज भी कंसिडर करूँ तो थ्योरी हो गई मेरी 1 mark की, और अब मैं क्वेश्चन आंसर करूंगी दैट येस इट कैन बी अपॉइंटेड, इट कैन कंटिन्यू फॉर अनदर 3 years. ओके, सेकेंड पार्ट क्या पूछता है? कैन ML एंड कंपनी बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ड्यूरिंग द कूलिंग पीरियड फॉर SM एंड कंपनी? नहीं भाई, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन दोनों में M इज अ कॉमन पार्टनर। तो थ्योरी में क्या लिखोगे? दैट द इनकमिंग ऑडिटर, that in case of incoming auditor, no audit firm can be appointed if it contains a common partner from the outgoing firm. Okay, तो यहाँ पर we will conclude by saying that ML and company cannot be appointed as statutory auditor of the company as they have a common partner, Mr. M. Question 1 also contains another sub question. 2 marks का ही question है, ये भी audit and auditors से ही आया है। यहाँ पर आपके डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स के प्रोविजंस अप्लाई करेंगे। तो चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम थ्योरी रिवाइज करेंगे। मिस्टर राम, ब्रदर ऑफ CA श्याम, अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, acquired securities of Messrs Cool Limited having market value of 1,20,000, फेस वैल्यू ऑफ 95,000। मुझे पता है आपको वो प्रोविजन याद आने लग गया होगा। State whether CA Shyam is qualified to be appointed as auditor of the company. Mr. Ram is brother, तो ये यहाँ पर रिलेटिव हो गया, of CA Shyam, जिसे हम कंसिडर कर रहे हैं फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो आपने सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 में एक क्लॉज पढ़ा होगा, क्लॉज D, जिसके प्रोविजंस हैं दैट इफ अ पर्सन हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव और अ पार्टनर, सपोज उसी का पार्टनर है या उसी का रिलेटिव या उसने खुद ने सिक्योरिटी या ही होल्ड्स इंटरेस्ट इन आइदर द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और होल्डिंग, अगर मैं सब्सिडरी तो मैं होल्डिंग की बात करूंगी, या फिर मेरी एसोसिएट में इन लोगों की होल्डिंग है, या फिर सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट फेलो सब्सिडरी। ओके, फेलो सब्सिडरीज। तो एक बार प्रोविजन फिर से पढ़ लेते हैं। इफ द पर्सन हिमसेल्फ, जिसे हम ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं, या फिर उसका रिलेटिव या उसी का पार्टनर, इज होल्डिंग सिक्योरिटी और इंटरेस्ट आइदर इन द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और होल्डिंग और एसोसिएट और फेलो सब्सिडरी, तो वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। फिर वो इंडिपेंडेंट रहा ही नहीं ना। इफ ही इज होल्डिंग इंटरेस्ट और सिक्योरिटी इन द कंपनी, देन ही इज नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट। लेकिन एक छोटा सा एक्सेप्शन है यहाँ पर, एक छोटा सा प्रोविजो है। द रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट ऑफ फेस वैल्यू, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ फेस वैल्यू लेस देन ₹1 लाख। तो हमें मार्केट वैल्यू नहीं देखना है, हमें फेस वैल्यू देखना है। इट शुड बी लेस देन ₹1 लाख। This will be checked at the time of appointment of the auditor.
अरे लेकिन बाद में उसके रिलेटिव ने 1 लाख से ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए, सिक्योरिटीज खरीद ली, तो फिर ऑडिटर विल हैव टू एंश्योर that corrective steps are taken, otherwise he will be disqualified and that will create casual vacancy. चलो अभी क्वेश्चन में इसे अप्लाई कर लेते हैं. यहां पर रिलेटिव ओन्स शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ओनली 95,000. तो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट 1 लाख से कम है. CA श्याम कैन बी अपॉइंटेड. 2 मार्क का क्वेश्चन है. सबसे पहले आप थ्योरी लिखोगे, फिर केस डिस्कस करके कंक्लूजन दोगे दैट सिंस द सिक्योरिटीज आर हैविंग लेस देन फेस वैल्यू 1 लाख रुपीज, ही कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी. अच्छा चलो प्रोसीड कर लेते हैं. क्वेश्चन बी में क्या लिखा है? स्टेट द प्रोसीजर. थ्योरी क्वेश्चन है, अरे लेकिन 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाई वेटेज है. State the procedure to be followed by the companies to accept deposits from members. Yes, a very important question. Deposit from members. Immediately मेरे mind में आ जाता है Section 73. What are the exemptions? Okay, what are the exemptions available to private limited companies? तो theory question है, चलो provisions revise कर लेते हैं. Students, वैसे तो अभी कंपनीज पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती अनलेस इट फॉल्स इन द क्राइटेरिया ऑफ एलिजिबल कंपनी. वो भी सिर्फ पब्लिक कंपनीज हैं. अच्छा फिर पैसा कहाँ से आएगा? जो कंपनीज पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, वो उनका पैसा कहाँ से आएगा? मेंबर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मेंबर्स से आप एक्सेप्ट कर सकते हो डिपॉजिट्स. तो कंपनीज एक्ट 2013 जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो वहाँ पर एक बहुत मेजर चेंज आया था दैट अ पब्लिक कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक. और जो एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स हैं वो भी आप रिन्यू नहीं कर सकते, आपको रीपे करना ही पड़ेगा विद इन द टाइम लिमिट गिवन इन द एक्ट. तो अगर पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते तो पैसा कहाँ से आएगा? मेंबर्स से आएगा. ओनली एलिजिबल कंपनीज कैन गो टू द पब्लिक नाउ. सेक्शन 73 थ्योरी क्वेश्चन है, बहुत ही स्पेसिफिक होना है आपको. 6 मार्क्स का क्वेश्चन है. पहले सेक्शन 73 एक्सप्लेन करेंगे, फिर थोड़े से मार्क्स उन्होंने एग्जेम्पशंस टू प्राइवेट कंपनी भी क्वेश्चन पूछा है, उसको भी अलॉट करेंगे. प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक. तो भाई पब्लिक से तो हम डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मेंबर से तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो उसके रूल्स हैं. चलो वो पढ़ लेते हैं. Company can accept deposits from members only by complying with the following conditions. मैंने उन conditions को बहुत ही simplify करके यहाँ पर लिख दिया है in this chart. Let us quickly go through them. सबसे पहले कंपनी को क्या करना पड़ेगा? The company will have to issue a circular. क्यों करना पड़ेगा ये? अरे अभी आपको मेंबर से पैसे चाहिए तो मेंबर्स को किसी ना किसी तरीके से इन्फॉर्म तो करोगे ना. तो एक्ट बोलता है इन्फॉर्म द मेंबर्स बाय गिविंग देम अ सर्क्यूलर. क्या लिखेंगे उसमें हम? व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. कंपनी को पैसे क्यों चाहिए? अच्छा कंपनी अगर बोरो कर मतलब पैसा ले ही रही है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, डज द कंपनी हैव रीपेमेंट कैपेसिटी. तो फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की? व्हाट इज़ द क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन्ड. बिकॉज जब भी आप डिबेंचर्स इशू करते हो या फिर आप डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हो, यू हैव टू ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम सम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लाइक केयर, क्रिसिल. तो इसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है? इससे मेंबर्स को रिस्क का अंदाज़ा लगेगा कि वो ये सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके कितना रिस्क ले रहे हैं. हाउ मेनी नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स आर देयर, एग्जिस्टिंग कितने हैं और पहले कितने डिपॉजिटर्स थे. What is the amount due towards the previous depositors? This will give us an idea कि कंपनी ने प्रॉपरली रीपेमेंट्स किए हैं ना, कुछ ऐसा डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया है. ऐसा तो नहीं है कि कंपनी हमसे पैसा ले रही है फिर उनको पे करेगी एंड दे विल नॉट यूटिलाइज इट फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर रेजिंग मनी. सो दिस इज जस्ट टू गेट एन आइडिया एज टू कंपनी को पैसा क्यों चाहिए, पहले कितने पैसे लिए हुए, सब रीपेमेंट किया है कि नहीं. ये सर्कुलर और एक स्टेटमेंट है विच वी विल फाइल विद ROC विद इन 30 days. Okay, so copy of the circular and the statement will be given to the ROC, filed with the ROC within 30 days. तो मैंने वो सब पॉइंट्स क्लब करके लिख दिया यहाँ पर. ठीक है भाई, अभी डिपॉजिट्स ले लिए मैंने, मेंबर्स ने मुझे दे भी दिए डिपॉजिट्स, लेकिन रीपे करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोविजन तो क्रिएट करना पड़ेगा ना. तो एक्ट बोलता है कि आपको जितना भी पैसा रीपे करना है उसकी प्रोविजन क्रिएट करके रखो, थोड़ी लिक्विडिटी रखो.
सो व्हाट वी विल डू इज, कोई भी शेड्यूल्ड बैंक में आप 20% ऑफ द अमाउंट मैच्योरिंग ड्यूरिंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, जितना भी आपको रीपे करना है वो अभी 30th अप्रैल के पहले पहले किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में डिपॉजिट करके रखो. And you will maintain a separate bank account which will be known as the deposit repayment reserve account. तो ठीक है भाई, 20% ऑफ द अमाउंट की प्रोविजन हम अभी से ही करके रखेंगे. साथ में फिर हम डिपॉजिट इंश्योरेंस भी लेंगे. दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द डिपॉजिटर्स, कि कल को अगर कंपनी डिपॉजिट पे नहीं कर पाई तो ये इंश्योरेंस है जो उनके डिपॉजिट्स को सेफ रखेगा. दिस इज जस्ट लाइक एनी अदर इंश्योरेंस पॉलिसी. तो द डिपॉजिटर्स आर अश्योर्ड कि उनको पेमेंट मिलेगी. अगर कल को कंपनी नहीं भी दे पा रही है तो इंश्योरेंस के पैसे तो मिल ही जाएंगे उनको. वी विल ऑल्सो प्रोवाइड अ सिक्योरिटी बाय क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी फॉर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. तो साथ में हम सिक्योर भी करेंगे. सो दीज विल मेक द डिपॉजिट्स सिक्योर्ड डिपॉजिट्स. तो पहले ये एसेट सेल करेंगे, जो पैसा आता है उससे हम डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट पे कर देंगे. साथ में इंश्योरेंस तो है. सो दिस इज गिविंग अश्योरेंस टू द डिपॉजिटर्स कि तुम्हारा पैसा कहीं पर नहीं जाएगा. हमने पूरी प्रोविजन क्रिएट करके रखी है फॉर रीपेमेंट. द कंपनी इज नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स इफ इट हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट्स ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड अर्लियर. पहले के डिपॉजिट्स पे नहीं किए हैं और तुमको नए डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने हैं, पहले वो रीपे करो. रीपेमेंट विल बी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. तो ये हम उस सर्कुलर में भी लिखेंगे कि भाई देखो, हम डिपॉजिट्स ले रहे हैं लेकिन इंटरेस्ट के साथ रीपे करेंगे. अच्छा, तो ये तो थे प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73. अब चलो हम एग्जेम्पशंस भी पढ़ लेते हैं विच आर गिवन टू प्राइवेट कंपनीज. So students, we just discussed that if you want to accept deposit from members, there are certain requirements. Circular issue करना पड़ता है, reserve create करना पड़ता है, insurance लेना पड़ता है. But there are certain exemptions which are available to प्राइवेट कंपनीज. हर प्राइवेट कंपनी को अवेलेबल नहीं होगा, उन्हीं प्राइवेट कंपनीज को अवेलेबल होगी ये एग्जेम्पशन जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं. तो सपोज आप एक ऐसी प्राइवेट कंपनी हो विच हैज़ एक्सेप्टेड फ्रॉम मेंबर्स डिपॉजिट्स नॉट एक्सीडिंग 100% of the aggregate of paid up share capital, free reserves and securities premium. तो अगर मैं paid up capital, securities premium और free reserves इनको ऐड करूं तो मेरे जो डिपॉजिट्स हैं वो इससे कम हैं. Okay, it is less than 100% of the aggregate of paid up capital, free reserves and securities premium. तो उन प्राइवेट कंपनीज को ये सब प्रोसीजर हमने पढ़ा वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. और मतलब, या फिर आप एक ऐसी प्राइवेट कंपनी हो जो एक स्टार्टअप है, जो स्टार्टअप की डेफिनेशन में फॉल करती है, क्राइटेरिया में फॉल करती है, फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. तो अभी एक नया स्टार्टअप आया है, 1-2 साल ही हुआ है. तो आप अगर ऐसे प्राइवेट कंपनी हो जो स्टार्टअप हो, जिसको 5 years फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो उसे वो प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. और यू आर अ प्राइवेट कंपनी विच फुलफिल्स ऑल ऑफ दीज क्राइटेरियाज. ठीक है, तो यहाँ पर 3 तरीके की प्राइवेट कंपनीज की बात की है. पहला, जिनका जो डिपॉजिट्स वो लेना चाहते हैं इज लेस दैन 100% ऑफ पेड अप कैपिटल, रिजर्व्स एंड प्रीमियम. या फिर आप एक ऐसी प्राइवेट कंपनी हो जो स्टार्टअप है और उसको 5 साल हुए नहीं है इनकॉर्पोरेशन से. क्यों उनको बेचारों को परेशान करना है ना, इतना प्रोसीजर क्यों करवाएं उनसे, ले लो डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स. अच्छा, आप एक प्राइवेट कंपनी हो जिसके ये सब क्राइटेरिया फुलफिल कर दे. चलो पढ़ लेते हैं फिर. You are a private company which is not an associate or a subsidiary of any other company. तो आप एक ऐसी प्राइवेट कंपनी हो जो ना किसी की एसोसिएट है ना सब्सिडरी है. ठीक है. एंड इफ द बोरोइंग ऑफ सच कंपनी, ओके, तो ये एक क्यूमुलेटिव रिक्वायरमेंट पड़ रहे हैं, मतलब आपको तीनों फुलफिल करने ही हैं. तो आप ना तो किसी की एसोसिएट हो ना सब्सिडरी हो. आपकी जो बोरोइंग्स हैं कहाँ से, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बॉडी कॉर्पोरेट, कहीं से भी आपकी जो बोरोइंग्स है इज लेस दैन आइदर ट्वाइस द पेड अप कैपिटल और 50 crores विच एवर इज लेस. तो लिमिट्स क्या है, ट्वाइस ऑफ पेड अप कैपिटल कैलकुलेट करो, उसको 50 crores से कंपेयर करो.
जो भी लोअर अमाउंट आता है। ओके तो ट्वाइस ऑफ पेड अप कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे, उसको 50 करोड़ से कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो भी कम अमाउंट आता है, लेट्स से 40 करोड़ आता है, ठीक है, तो मेरे बोरोइंग्स उससे कम है, तो इन दैट केस मुझे ये सब जो मैंने प्रोसीजर एक्सप्लेन किया आपको वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एंड सच कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ सच बोरोइंग्स, तो जो भी आपने ऊपर बोरोइंग्स किए ना उसको रीपे करने में आपका कोई डिफॉल्ट नहीं है, तो ठीक है, फिर आपको वो प्रोसीजर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। Students, next two questions are from the Negotiable Instruments Act. Generally, negotiable instruments से 8 marks के questions तो आ ही जाते हैं, 2 questions of 4 marks each. So the next 2 questions relate to the Negotiable Instruments Act और सबसे पहला question है section 85 से related, protection to the banker in respect of order check. This they are talking about the protection to paying banker. In case of checks payable to order, okay, paying banker is discharged, मतलब paying banker is not liable if the payment is made in due course. मतलब उसको प्रेजेंट किया गया था चेक, पेमेंट कर दी, he is allowed to debit the account of the customer even if the endorsement of the payee turns out to be a forgery. एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। Let's say that X drew a check, he is the drawer. He gave the check to Y, the payee. Y ने ये चेक अपने ऑफिस में रखा था, प्यून आया, उसने ये चेक अपने नाम पे एंडोर्स कर लिया और ये जो Y है ना पेई, इसका सिग्नेचर फॉर्ज कर दिया। अब प्यून को उसके सिग्नेचर के बारे में पता था, तो प्यून ने क्या किया, वो चेक अपने नाम पे एंडोर्स कर लिया और वाई का सिग्नेचर फॉर्ज कर लिया। फिर प्यून गया अपने बैंक के पास, उसने ये चेक डिपॉजिट किया, एक्स के अकाउंट से पेमेंट चली गई प्यून के बैंक अकाउंट में। नाउ इन दिस केस कैन वी टेल द ड्रॉई बैंकर, ड्रॉई मतलब जो बैंकर पे करता है, पे कौन करेगा, एक्स का बैंकर। कैन वी टेल द पेइंग बैंकर, मतलब एक्स के बैंकर को क्या हम ये बोल सकते हैं, तुमने पेमेंट क्यों कर दी, चेक तो करना चाहिए था ना कि सिग्नेचर्स बराबर हैं या नहीं, तुमको पता नहीं फॉर्जरी हुई थी। अरे एक्स के बैंकर को इसके बारे में कैसे पता लगेगा, उसके पास तो एक्स के ही सिग्नेचर्स है ना, सिर्फ स्पेसिमेन सिग्नेचर्स तो एक्स के ही अवेलेबल है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द paying banker to have the specimen signature details of everyone in the world. वो क्या करेगा, वो जब चेक प्रेजेंट होता है बैंक में तो प्यून का बैंक कॉल करके भी तेरा चेक आया है, क्लियरिंग के लिए डाला है, डिटेल्स चेक करके पास कर देना। सो इन दिस केस क्या चेक होगा, अमाउंट बराबर है कि नहीं, डेट प्रॉपरली लिखी है कि नहीं, वेदर इट इज टेल चेक और इट इज प्रॉपर चेक, सिग्नेचर्स चेक होंगे, वो भी सिर्फ एक्स के, क्योंकि चेक के ऊपर तो सिर्फ एक्स के ही सिग्नेचर्स थे। बैंक को कैसे पता चलेगा कि पेई के सिग्नेचर्स फॉर्ज हो गए। सो वी कैन नॉट ब्लेम द पेइंग बैंकर, वी कैन नॉट ब्लेम द ड्रॉई इन दिस केस, ठीक है। एक और प्रोविजन है, ऑल्दो वो हमारे क्वेश्चन में काम नहीं आएगी, लेकिन रिविजन है तो पूरा सेक्शन तो पढ़ना पड़ेगा ना। एंडोर्समेंट्स मे हैव बीन मेड बाय द पेईज एजेंट विदाउट हिज, मतलब पेईज अथॉरिटी। आपको चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके ये प्रोविजन आपके नोटबुक में लिख सकते हो, बाद में रेफर कर सकते हो। सपोज ड्रॉवर ने चेक ड्रॉ किया और यहां पर लिख दिया पे द पेई, ओके, पी का नाम लिख दिया और साइन कर दिया, अपना साइन किया यहां पर। एजेंट ने, ये पेई के एजेंट ने, ओके, पी के एजेंट ने पीछे एंडोर्समेंट्स कर दी विदाउट पेज अथॉरिटी, मतलब एजेंट ने वो चेक का बेनिफिट किसी और को दे दिया, किसी और के नाम पे एंडोर्स कर दिया। देखो, एजेंट के पास बिजनेस करने की अथॉरिटी है, पेमेंट्स लेने की अथॉरिटी है, लेकिन प्रिंसिपल के परमिशन के बिना इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेप्ट, लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और प्रिंसिपल के परमिशन के बिना कोई भी इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स नहीं कर सकता। सो एजेंट ने अगर एंडोर्समेंट कर दिया, अभी बिना अथॉरिटी के कर दिया, लेट्स से वो एंडोर्समेंट हुआ एक्स के पास, एक्स ने प्रेजेंट करके इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट पेमेंट ले ली, अब चेक है
तो बैंक क्या चेक करेगा? बैंक विल वेरीफाई कि जो ड्रॉवर है उसका सिग्नेचर करेक्ट है या नहीं है। अब बैंक को कैसे पता लगेगा कि ये एंडोर्समेंट प्रिंसिपल के परमिशन के बिना हुई है, पेई के परमिशन के बिना हुई है, एजेंट ने कर दिया है, पैसा एक्स ने लिया? हाउ कैन यू ब्लेम द पेइंग बैंकर फॉर दैट? हाँ, लेकिन अगर ड्रॉवर के सिग्नेचर्स फॉर्ज्ड हैं, व्हाट इफ द सिग्नेचर्स ऑफ द ड्रॉवर आर फॉर्ज्ड? ड्रॉवर के सिग्नेचर्स अगर फॉर्ज्ड है तो हम पेइंग बैंकर को ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि पेइंग बैंकर के पास अपने जो ड्रॉवर है, अकाउंट होल्डर है, उसके तो स्पेसिमेन सिग्नेचर्स होंगे ना। चलो एक क्विक समरी कर लेते हैं। कैन वी ब्लेम द पेइंग बैंकर इफ द पेईज एंडोर्समेंट इज फॉर्ज्ड? नो. कैन वी ब्लेम द पेइंग बैंकर इन केस द पेईज एजेंट endorses the instrument without the pays authority? क्या हम बैंक को ब्लेम कर सकते हैं वो एजेंट के एक्ट के लिए? नहीं कर सकते ना। अब ये कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। मिस्टर मुरलीधरन ड्रू अ चेक पेएबल टू मिस्टर व्यास और ऑर्डर। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू राइट 2 या 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं तो लेट मी राइट इट ओवर हियर। मिस्टर मुरलीधरन ही ड्रू अ चेक, सो यहाँ पर चेक लिख देंगे। ही इज अ ड्रॉवर and he gave it to Vyas, Mr. Vyas or order. So Vyas, Mr. Vyas will be the payee. But Mr. Vyas lost the check and he was not aware of the loss of the check. The person who found the check forged Mr. Vyas's signature. Okay, तो इसके signatures forge हो गए थे, किसी ने forgery की and endorsed that check to Mr. Parshvanath. तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, it was further endorsed to Mr. P, Mr. Parshvanath, as consideration for the goods bought by him from Mr. Parshvanath. तो जिसने फॉर्जरी की थी उसने वो चेक मिस्टर पार्श्वनाथ को एंडोर्स कर दिया। एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। मिस्टर मुरलीधरन ड्रू अ चेक पेएबल टू व्यास और ऑर्डर, देन समवन फाउंड द चेक, फॉर्ज्ड मिस्टर व्यास's सिग्नेचर एंड एंडोर्स्ड इट टू पी। अब ये सोचने वाली बात है कि किसी को मिस्टर व्यास का सिग्नेचर कैसे पता? ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द लॉस, तो वी कैन अज्यूम कि आसपास में किधर घुमा होगा एंड ऐसे पर्सन के हाथ में आ गया होगा जिसके पास मिस्टर व्यास के सिग्नेचर्स की डिटेल्स है। ही न्यू अबाउट द सिग्नेचर। ही एंडोर्स्ड इट टू पार्श्वनाथ एज कंसिडरेशन फॉर द गुड्स बॉट बाय हिम। ओके, तो प्राइमा फेसी तो लग रहा है दैट मिस्टर पी इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। ही एनकैश्ड द चेक ऑन द वेरी सेम डे। तो कैन आई राइट इट ओवर हियर कि उसको पैसे मिल गए? चलो ठीक है। फ्रॉम द ड्रॉई बैंक, तो यहाँ पर वो गया ड्रॉई बैंक के पास एंड पैसे ले लिए। ठीक है, बैंक के पास गया और बैंक ने पैसे दे दिए। मिस्टर व्यास देन इंटीमेटेड द ड्रॉई बैंक अबाउट द थेफ्ट आफ्टर 3 days। मतलब पी पैसे लेने के बाद मिस्टर व्यास ने बैंक को बताया कि भी मेरा चेक खो गया है। एग्जामिन द लाइबिलिटी, ओके, लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉई बैंक। तो अभी हमने थ्योरी पढ़ी थी सेक्शन 85। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ द पेइंग बैंकर इन दिस केस? देखो, ड्रॉवर का अगर सिग्नेचर फॉर्ज्ड होता ना तो हम बैंकर को ब्लेम कर सकते थे, क्योंकि बैंकर के पास मिस्टर एम के सिग्नेचर्स हैं, स्पेसिमेन सिग्नेचर्स हैं। तो अगर वहाँ पर कुछ फॉर्जरी होती तो हम ड्रॉई बैंक को ब्लेम कर सकते, लेकिन यहाँ पर फॉर्जरी तो पेई के सिग्नेचर की हुई थी। अब बैंक के पास दुनिया भर के सिग्नेचर्स के स्पेसिमेंट्स तो होंगे नहीं। सो व्हाट विल वी से? वी विल कंक्लूड दैट द बैंक विल नॉट बी हेल्ड लायबल, द ड्रॉई बैंक इन दिस केस इज नॉट लायबल फॉर द फॉर्जरी or in the signature of the payee. Bank can be held liable only if the drawer's signatures were forged. Okay, तो अगर आपको क्वेश्चन के साथ रिलेट करना है, so in this case Mr. Vyas will not be able to recover back his money from the drawee bank. The next question also relates to Negotiable Instruments Act, and for that you need to know the concept of section 26 of the Negotiable Instruments Act 1881. Let us revise the concepts first and then we will read the question. Now, who can make, draw, endorse a negotiable instrument? Only a competent person can enter into contracts for drawing, endorsing a negotiable instrument. तो capacity मतलब competency, who are capable. तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने पढ़ा था, मेजर पर्सन, पर्सन ऑफ साउंड माइंड
and person who's not disqualified, they can enter into contract, and only those persons can make, draw, endorse a negotiable instrument. So every person capable of contracting according to the law to which they are subject may bind himself and be bound. वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 26, ये सेक्शन नंबर आपको याद रखना है. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अ माइनर. अच्छा देखो, अभी हमने तो पढ़ा दैट माइनर कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर माइनर ने कोई इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कर दिया या एंडोर्स कर दिया या फिर ही हैज़ मेड सम इंस्ट्रूमेंट, सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द माइनर एज फार एज दैट इंस्ट्रूमेंट इज कंसर्न. एक्ट तो बोलता है इंस्ट्रूमेंट भले ही वैलिड होगा, बट माइनर विल नॉट बी बाउंड, ही विल बाइंड ऑल द अदर पार्टीज एक्सेप्ट हिमसेल्फ. तो प्रोविजंस क्या है सेक्शन 26 के? माइनर ड्रॉ कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है, इंस्ट्रूमेंट डिलीवर कर सकता है, नेगोशिएट भी कर सकता है. नेगोशिएशन मीन्स एंडोर्सिंग एंड डिलीवरिंग. याद है आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था दैट माइनर कैन नॉट बी प्रोमिसर, but nothing in the act stops him from being either promisee or beneficiary. It means minor promise नहीं कर सकता कि मैं पे करूंगा, लेकिन minor beneficiary ज़रूर हो सकता है. तो देखो ना यहाँ पर draw, he can be a drawer. तो drawer is the receiver of benefit, तो पे ही भी हो सकता है. He can endorse, he can transfer that benefit, he can deliver, he can negotiate the instrument. तो वो बेनिफिट ले सकता है और वो सिर्फ बेनिफिट दे सकता है. ही कांट प्रॉमिस. देखो वहाँ पर मेक नहीं लिखा है क्योंकि वो प्रॉमिसरी नोट बना नहीं सकता है. वो ड्रॉई नहीं हो सकता बिकॉज ड्रॉई विल पे. ठीक है, तो ये सब याद रखना है आपको. इंस्ट्रूमेंट वैलिड रहेगा, इट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज एक्सेप्ट माइनर. आपके आंसर में ये सेंटेंस होना ही चाहिए. ठीक है, यू हैव टू कंपल्सरीली राइट दैट इट विल बी वैलिड एंड इट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज एक्सेप्ट माइनर. बट माइनर्स एस्टेट, yes, it will be liable for necessaries supplied to him, very similar to the provisions of minor which you have studied in Contract Act. चलो इसको अभी अप्लाई करके देखते. चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. Mr. S. Venkatesh drew a check in favor of M who was 16 years old. तो यहाँ पर सबसे पहले एक सेंटेंस में ही लिखा है कि वो माइनर था. M settled his rent due by endorsing the check in favor of Mrs. A. जब भी तीन पार्टीज आती है ना, रुको, उसे प्रॉपरली लिखो और फिर प्रोसीड करो. ये मेरा मेथड है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमेशा उसे लिख के करो. तो क्या है, आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी, आंसर रेडी हो जाएगा बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग द क्वेश्चन. तो मिस्टर एस वेंकटेश ने माइनर के नाम पे एक चेक इशू किया और माइनर ने वो चेक एंडोर्स कर दिया टू मिसेस ए. ठीक है, अभी पढ़ेंगे. द ओनर ऑफ द हाउस इन विच ही स्टेड. ओके, द चेक वॉज डिसऑनर्ड. ठीक है, व्हेन मिसेस ए प्रेजेंटेड इट फॉर पेमेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ फंड्स. एडवाइज मिसेस ए हाउ शी कैन प्रोसीड टू कलेक्ट हर ड्यूज. अच्छा, यहाँ पर चेक मिसेस ए के पास है. शी वेंट टू डिपॉजिट द चेक बट इट वॉज डिसऑनर्ड ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स. ठीक है, तो यहाँ पर मिसेस ए कैन नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट द माइनर. मिसेस ए विल डायरेक्टली टेक एक्शन अगेंस्ट मिस्टर एस. सो इन दिस केस आप लिखोगे दैट माइनर कैन नॉट बी सूड अपॉन. मिसेस ए विल फाइल केस अगेंस्ट मिस्टर एस. हाँ, एक प्रोविजन आपने और पढ़ी थी सेक्शन 138 की. Yes, because section 138 also talks about dishonor due to inadequacy of funds. यहाँ पर लेकिन इंस्टीट्यूट ने मॉडल आंसर में सेक्शन 138 का मेंशन नहीं किया है. दे हैव कॉन्सेंट्रेटेड ओनली ऑन सेक्शन 26 दैट इज माइनर. तो यहाँ पर आप लिखोगे दैट माइनर कैन नॉट बी प्रोसीडेड अगेंस्ट, एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट मिस्टर एस. चाहिए तो आप सेक्शन 138 का मेंशन कर सकते हो, लेकिन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज़ नॉट मेंशन इन द मॉडल आंसर. ठीक है, तो 4 मार्क का क्वेश्चन है. आप कैसे लिखोगे? फर्स्ट पैराग्राफ में आप सेक्शन 26 थ्योरी लिखोगे. सेकेंड पैराग्राफ में आप केस डिस्कस करोगे, सोल्यूशन दोगे दैट यू कैन नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट द माइनर बट येस मिसेस एस कैन टेक एक्शन अगेंस्ट मिस्टर एस. तो फ्रेंड्स, ये था क्वेश्चन 2 ऑफ द नवंबर 2018 CA इंटर पेपर. नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 3 करेंगे. अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपके चैनल थ्योरी मास्टर्स लर्निंग को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लेट द फैमिली ग्रो.